10 साल बाद पूरब का फेडरेशन किंगडम 5 महान पापों के हाथों पूरी तरह तबाह हो जाएगा। ये 5 ताकतवर योद्धा अपने भयानक हथियारों और जादुई शक्तियों के साथ हमला करेंगे और आसमान से एक विशाल विनाशकारी ऊर्जा की किरण गिरेगी जो पूरे राज्य को खत्म कर देगी। वो राज्य पूरी तरह से गिर जाएगा। इस भयानक हमले से जमीन बुरी तरह फट जाएगी और चारों तरफ सिर्फ धूल, मलबा और तबाही ही बचेगी। इस तबाही को रोकने के लिए मैं उन 5 का संरक्षक बन गया हूं, पर सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी बड़ी हो जाएगी। दरअसल मैं एक मामूली इंसान था जो हफ्ते में 78 घंटे गधों की तरह काम करता था, और फिर अचानक मैं एक फैंटेसी दुनिया के एक रईस नोबल के शरीर में आ गया। क्या ये अच्छी बात है? हाँ, एक तरह से। वो एक किताब को हाथों में पकड़े हुए हैरानी से सोचता है, आखिर इसमें क्या लिखा है? क्या मुझे यहाँ की भाषा अपने आप नहीं आ जानी चाहिए थी? तभी पास खड़ा नौकर उसे टोकते हुए कहता है, आपने इसे उल्टा पकड़ा है। सच तो ये है कि इस दुनिया में मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ और मेरे पास कोई खास ताकत भी नहीं है। कुछ देर बाद नौकर आकर बताता है, छोटे मालिक, आपका खाना तैयार है। सामने एक लंबी मेज पर तरह तरह के शानदार पकवान सजे हुए थे, जिन्हें देखकर उसकी मुंह से बस ओह निकलता है। भरपेट खाने के बाद वो संतुष्ट होकर सोचता है, खाना बहुत बढ़िया था। तभी एक नौकरानी आकर पूछती है, क्या आपका खाना हो गया? सोने से पहले मैं आपको नहलाने में मदद कर देती हूँ। बाथटब में बैठकर वो हैरान रह जाता है जब 2 नौकरानियां उसे नहलाने लगती हैं। वो मन ही मन सोचता है, एक काउंट के परिवार का छोटा मालिक हूं ना, जहां मैं बिना कुछ किए बस आराम से रह सकता हूं और लोग मेरी हर जरूरत पूरी करते हैं। यही तो असली जिंदगी है। हालांकि मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं असल में हूं कहां। नौकरानी उसे नहलाते हुए कहती है, छोटे मालिक कल लौट रहे हैं, इसलिए आज रात जल्दी सो जाइएगा। वो हैरानी से पूछता है, कौन? नौकरानी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, छोटे मालिक लियो और टोनियो। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे आप अपने ही परिवार को नहीं जानते? वो एकदम से चौंक जाता है। क्या? पेलाटियो? उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो सोचता है, ये नाम इतना जाना पहचाना और मनहूस क्यों लग रहा है? घबराहट की मारी वो पानी के अंदर डूब जाता है। दोनों नौकरानियां घबराकर चिल्लाती हैं, छोटी मालिक। पानी के अंदर से वो घबराकर अपना सिर पकड़ लेता है और सोचता है, रुको, क्या मैं साइकेडेलिया में हूं? साइकेडेलिया एक टर्न बेस्ड आरपीजी गेम है। मैं जब भी समय मिलता था इस गेम को खेलता था। इस गेम की कहानी कुछ ऐसी है कि आप इसमें कोई भी रास्ता चुनें, जैसे ही 5 महान पाप क्रोध, लालच, आलस, अहंकार और जुनून सामने आते हैं तो पूरा राज्य, रईस लोग और शहर, मतलब सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद होने लगता है। और इन सब के बीच आता है पेलाटियो परिवार, जिसका सबसे बड़ा बेटा लियो पेलाटियो वेश्याओं का राजा है और दूसरा बेटा टोनियो पेलाटियो नशीली दवाओं का राजा है। ये पेलाटियो परिवार परेशानियों से भरा एक रईस परिवार है जो मुख्य एपिसोड शुरू होने से पहले गेम के एक सब क्वेस्ट का हिस्सा होता है। घुटनों के बल बैठते हुए वो उदासी से कहता है, हाँ तो मैं इस जगह को जानता हूं। गेम के पहले सब क्वेस्ट में एस्टीरिया किंगडम के पेलाटियो घर की जांच करनी होती है, क्योंकि ये परिवार वैश्यावृत्ति और नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल है और एवलॉन नाम का एक संगठन चला रहा है। उस सब क्वेस्ट में इस मनहूस जगह के अंदर जाने या वापस लौटने का विकल्प होता था। ये सब याद करके वो झल्लाते हुए कहता है, क्या तुम अभी मुझसे मजाक कर रहे हो? वो जमीन पर बैठा सोचता है कि पेलाटियो परिवार सबसे पहला परिवार है जिसे 5 महान पाप तबाह करेंगे। हालांकि यहाँ के सब क्वेस्ट से बहुत सारा एक्सपीरियंस EXP मिलता था और अब वो खुद इसी पेलाटियो परिवार का तीसरा बेटा एलन पेलाटियो बन चुका है, जो कहानी का बस एक फालतू विलन है। रात को अपने बिस्तर पर लेटे हुए वो फूट फूट कर रोता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज प्लीज, मैं वापस हफ्ते में 78 घंटे काम करने वाला मजदूर बनना चाहता हूँ। वो आंसू बहाते हुए सोचता है, अगर मैं एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा हूं तो क्या हुआ, मैं 10 साल में वैसे भी मर जाऊंगा। ये तो 6 महीने तक बिना सैलरी के काम करने से भी बुरा है। ऐसा क्यों हुआ कि मैं बिना किसी जादुई शक्ति वाले एक फैंटेसी कैरेक्टर के शरीर में आ गया? बाकी लोगों को तो दूसरी दुनिया में जाने पर हर तरह की ताकतें और चीजें मिलती हैं। अचानक उसके मन में एक ख्याल आता है, रुको, ताकत? वो झटके से बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है और सोचता है, सही कहा,
10 साल बाद क्या होने वाला है ये पहले से जानना किसी भविष्यवक्ता होने जैसा ही तो है। तो फिर क्यों ना मैं इस दुनिया की तबाही के कारणों को ही मिटा दूं? और इसलिए एक रईस के रूप में अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी बचाने के लिए उसने उन 5 महान पापों को सुधारने का फैसला किया। हालांकि उसके पास खुद कोई जादुई ताकत नहीं है, लेकिन वो खुद को तसल्ली देता है। क्या ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा? क्योंकि वे अभी भी सिर्फ बच्चे ही तो हैं। इस बात के 2 महीने बाद दिन के उजाले में वो अपने कमरे में बैठा होता है। तभी उसे बताया जाता है, हमने पूरब के अनाथालय, मेरा मतलब है मानव परीक्षण केंद्र, ह्यूमन टेस्टिंग सेंटर के अनाथ बच्चों को बचा लिया है। एलन का नाइट इवान उसे आगे बताता है और हमने अनाथालय संभालने की जिम्मेदारी यूटिया नाम की एक लड़की को सौंप दी है। ये सुनकर एलन सिर हिलाते हुए कहता है, मेरी नजर एकदम सही है, तुम सच में बहुत काबिल हो। इवान थोड़ा उलझन में पड़कर पूछता है, ठीक है, ये एक तारीफ ही थी, है ना? आपके चेहरे के भाव देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एलन उसे यकीन दिलाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल इवान, मुझे आगे भी तुम्हारे साथ काम करने की उम्मीद है। ये कहते हुए एलन अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान ले आता है। इवान उस अजीब मुस्कान को देखकर झिझकते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी जल्दी इसकी आदत पड़ेगी। एलन मन ही मन सोचता है कि पहले इस शरीर के असली मालिक की भावनाएं उसके चेहरे पर एकदम साफ नजर आ जाती थीं। फिर वो शीशे में अपना चेहरा देखकर अपनी गालों को हाथों से खींचते हुए सोचता है, मुझे लगता है कि इस शरीर पर मेरा कब्जा चेहरे पर आकर रुक गया है। इवान अपना सिर खुजलाते हुए कहता है, खैर, तारीफ के लिए शुक्रिया छोटे मालिक। असल में इवान साइकेडेलिया गेम का एक बहुत ही दुर्लभ कैरेक्टर है, क्योंकि हर तरह के धोखे और साजिशों के बीच भी वो हमेशा ईमानदार और वफादार बना रहता है। इसीलिए एलन ने उसे मिलते ही तुरंत काम पर रख लिया था। इवान आगे पूछता है, आपने कहा था कि ये सब यूटिया नाम की उस लड़की को बचाने के लिए था, है ना? एलन बस हाँ में जवाब देता है। इवान सोच में पड़ते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया। एक भाड़े के सैनिक के तौर पर लंबे समय तक काम करने के बाद भी मेरी नजरों में वो कोई आम बच्ची नहीं थी। जब इवान ने उस लड़की को पहली बार देखा था तो वो एक अंधेरे पिंजरे में जंजीरों से बंधी हुई थी। वो लड़की इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि इवान को ये बात समझ ही नहीं आई कि उसने खुद को इस तरह चुपचाप कैद क्यों होने दिया। इवान एलन से पूछता है, आप उसे यहाँ क्यों नहीं लाए? उसे वहां रखने का कोई फायदा नहीं है। एलन जवाब देता है, तुम सही कह रहे हो। एलन मन ही मन सोचता है कि भले ही ऐसा लग रहा हो कि वो उसका इस्तेमाल करने के बजाय उसे नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन उसे इस तरह वहां छोड़ना उसकी योजना का ही एक हिस्सा है। यूटिया ब्लूडिया एक गैर इंसान है जो अपनी ताकतों के लिए दूसरी दुनिया के प्राणी के साथ समझौता करती है और आगे चलकर 5 महान पापों में से क्रोध बन जाती है जो लाखों लोगों को मार डालेगी। एलन सोचता है कि अगर वो शांति से बड़ी होगी तो वो कभी क्रोध नहीं बनेगी। उसे लगता है कि उसने आखिरकार एक बड़ी मुसीबत को टाल दिया है और वो खुद से कहता है कि वो बस कोई बहाना बना लेगा। वो खांसते हुए इवान से कहता है, खैर, तुम्हें तो पता ही है। इवान सवालिया नजरों से उसे देखता है। एलन गंभीर होकर कहता है, अभी सही समय नहीं आया है। इवान थोड़ा हैरान होकर दोहराता है, अभी सही समय नहीं आया है? कुछ देर चुप रहने के बाद एलन आगे कहता है, हाँ, ध्यान रखना कि कोई इस बारे में बात ना करे और उन्हें पर्याप्त पैसे भी भेजते रहना। इवान हामी भरते हुए कहता है, मैं समझ गया। फिर एलन उसे एक लिफाफा देते हुए कहता है, और ये यूटिया को दे देना। इवान पूछता है, एक चिट्ठी? क्या ये जरूरी है? एलन कहता है, ये बस ये जानने के लिए है कि वो कैसी है। एलन मन में सोचता है कि उसे किसी तरह तसल्ली देनी चाहिए क्योंकि उस बच्ची ने बहुत कुछ झेला है। इवान चिट्ठी लेते हुए कहता है, तसल्ली देने वाली चिट्ठी? मैं पक्का करूंगा कि ये उस तक पहुंच जाए। इसके बाद इवान घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाता है। एलन सोचता है, हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या ये सच में उसे तसल्ली देगा, लेकिन कम से कम कोशिश तो की ही जा सकती है। असल में उस चिट्ठी का असली मकसद उन लाइनों को लिखना था जो उसने गेम में दर्जनों बार सुनी थी। गेम की कहानी में क्रोध के पाप के दौरान एक आर्च बिशप कहता है, ये एक ऐसा मंत्र है जो तुम्हारे जैसे गैर इंसान से दोस्ती करने में मदद करेगा। इससे तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। क्रोध के पाप, खुद को शांत करो। वो मंत्र था, अंधेरे की पीड़ा, उजाले की शून्यता, पतन के साथ जुड़ाव।
गेम में उसे शांत करने की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और वो कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, जिसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन एलन को लगता है कि शायद अभी बहुत देर नहीं हुई है। वो अंगड़ाई लेते हुए सोचता है, चलो एक काम तो निपट गया, क्या अब मुझे अपने अगले लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए? वो मन ही मन मानता है कि महज कुछ लाइनों की वजह से एक राक्षस से दोस्ती करना थोड़ा अजीब है, लेकिन शायद ये काम कर जाए क्योंकि वे किसी दूसरी दुनिया के भगवान या ऐसे ही किसी की पूजा करते हैं। वो सोचता है कि उन लोगों के सोचने का तरीका समझना बहुत मुश्किल है, वे बिल्कुल पागलों की तरह होते हैं। उधर इवान यूटिया को चिट्ठी पढ़ते हुए देखता है। वो मन में सोचता है कि वो इस बच्ची के अंदर से जो जादुई ऊर्जा महसूस कर पा रहा है वो अविश्वसनीय है। ये एक अजीब बच्ची है, ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई भावना ही नहीं है। यूटिया इवान से पूछती है, तुमने कहा था कि मिस्टर एलन ने ये चिट्ठी भेजी है? अचानक यूटिया के अंदर की भयानक जादुई ऊर्जा भड़क उठती है और वो सोचती है वो मुझे अपने पास क्यों नहीं रखना चाहते। इवान पसीने से तरबतर होकर घबराते हुए कहता है कि क्या, क्योंकि इवान मन ही मन हैरान होता है कि इस तरह से अपनी जादुई ऊर्जा को बाहर निकालना सिर्फ उच्च स्तर के मास्टर्स के लिए ही मुमकिन है। तभी उसे एलन की बात याद आती है और वो हकलाते हुए कहता है, सही समय, उन्होंने कहा था कि अभी सही समय नहीं आया है। ये सुनकर यूटिया शांत हो जाती है और कहती है, मैं समझ गई। यूटिया उस चिट्ठी को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, भूलना मत, अंधेरे की पीड़ा, उजाले की शून्यता, पतन के साथ जुड़ाओ। वो उस चिट्ठी को प्यार से अपने सीने से लगा लेती है और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वो सोचती है, ये एक ऐसा वादा है जो सिर्फ मास्टर को ही पता होगा। मैं समझ गई कि उनका क्या मतलब है। वो राक्षसों की बेटी, खूनी रानी यूटिया है जो क्रोध का पाप है। इसी बीच एलन अपने नरम बिस्तर पर चैन की नींद सो रहा होता है। वो सोचता है, मैंने अपनी इस ऐशो आराम वाली जिंदगी को थोड़ा और बढ़ा लिया है। यहाँ तक कि ये चमकता हुआ चांद भी मेरी हौसला अफजाई कर रहा है। मैं अगले बच्चे पर भी इसी तरह मेहनत करूंगा। एस्टेरिया किंगडम में अंतिम संस्कार के दौरान मरने वाले के घावों या पुराने निशानों पर प्रिमरोज के फूल रखने की परंपरा है, लेकिन एलन बस आराम से एक लंबी और ऐश की जिंदगी जीना चाहता है।